नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतरणी की ओर से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ई क्लास में हमने 1857 के विद्रोह के विभिन्न कारणों के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस ई क्लास में हम इस विद्रोह के स्वरूप अथवा प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसे किस नाम से संबोधित किया है तथा उनके तर्क कितने सही हैं। पहला, इससे पहले कि हम इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करें, हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1857 का जो विद्रोह था उसके स्वरूप के संबंध में भिन्नता का प्रमुख कारण ये है कि जो अधिकांश विद्रोही थे उन्होंने गुप्त संगठन के रूप में कार्य किया था तथा गुप्त संगठन होने के कारण और बाद में जब अंग्रेजों द्वारा इसको दबाया गया तब उन्होंने दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। इसलिए इसके स्वरूप के बारे में भिन्नता पाई जाती है स्रोत के साधनों के आधार पर। अब पहला प्रमुख स्वरूप आता है सैनिक विद्रोह। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों में लेखकों जैसे जॉन सीले, जॉन लॉरेंस, ट्रेवलियन, मालेसन आदि ने 1857 के विद्रोह को केवल एक सैनिक विद्रोह माना है। उनका प्रमाण तर्क है कि इस विद्रोह को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था तथा यह विद्रोह कुछ ही क्षेत्रों में सीमित था। इस विद्रोह का प्रारंभ भी सैनिकों द्वारा ही किया गया था। इन लेखकों के अलावा कुछ अन्य भारतीय लेखकों जैसे किशोरी चंद्र मित्रा, मुंशी जीवनलाल, मोइनुद्दीन, दुर्गादास बंदोपाध्याय, हरीश चंद्र मुखर्जी और एक प्रमुख नाम आता है सर सैयद अहमद खां, उन्होंने भी इसे सैनिक विद्रोह ही माना है। लेकिन अधिकांश भारतीय जो विचारक हैं उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। यद्यपि इस विद्रोह में भारतीय नागरिकों ने सेना के साथ व्यापक सहयोग नहीं किया था, किंतु इसे केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस विद्रोह में सिर्फ सैनिकों ने भाग नहीं लिया था अपितु अन्य भारतीयों ने भी भाग लिया था तथा जिन हजारों लोगों को दंडित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें सैनिकों के साथ साथ असैनिक बड़ी संख्या में थे। और दूसरी बात कि इस विद्रोह में बड़ी संख्या में सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे तथा उन्होंने विद्रोह को दबाने में ही अंग्रेजों की मदद की थी। इसलिए इसको सैनिक विद्रोह मानना उचित नहीं है। फिर अन्य कुछ विचार आते हैं जैसे L.E.R. रीस का मत है कि 1857 का विद्रोह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। मतलब कि उन्होंने इस विद्रोह के स्वरूप को धर्म से जोड़कर देखा है, किंतु यह विद्रोह ईसाई धर्म के विरुद्ध किया गया था इसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। और ऐसा भी नहीं था कि समस्त हिंदू या मुसलमान मानने वाले लोगों ने ईसाइयों के साथ युद्ध किया हो। अंग्रेजी सेना के साथ भी हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के मानने वाले लोग जुड़े हुए थे। इसलिए इस विद्रोह को धर्म युद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर कथन आता है, ये जे मिडले नहीं है, इसको ठीक कर लेंगे, ये वाला ये है केई करके नाम आता है, सर जे केई, सर जे केई। उन्होंने इसे काली और गोरी जातियों के मध्य युद्ध बताया है। अब लेकिन यह मत भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि इस विद्रोह में यद्यपि संपूर्ण श्वेत जाति यानी अंग्रेज लोग एक तरफ थे, किंतु काली जाति यानी भारतीयों को
पूर्ण रूप से एक तरफ थे ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंग्रेजी सेना के साथ जो नौकर थे वो भारतीय थे और सैनिकों में भी अनेक सैनिक भारतीय थे। जे मिडले का कथन है कि वास्तव में कैंप में प्रत्येक अंग्रेज के साथ 20 भारतीय थे, इसलिए इस संघर्ष को काली और गोरी जाति का संघर्ष नहीं माना जा सकता। टी.आर. होम्स, जो कि प्रसिद्ध विचारक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन कम्युनिटी में कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता का विरोध संघर्ष था। लेकिन यह मत भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में जहां भारतीयों द्वारा हिंसा का प्रयोग किया गया, वहीं अंग्रेज अधिकारियों द्वारा उससे बढ़कर प्रतिहिंसा का प्रदर्शन किया गया। जनरल नील, हेडसन, हैवलॉक, अनेक अंग्रेज सेनापतियों ने जो अमानविक व्यवहार भारतीयों के साथ किया, उसको किसी भी दृष्टिकोण से सभ्यता का प्रतीक नहीं माना जा सकता। फिर एक आता है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानते हैं, परंतु यह विचार भी अधिक तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इस विद्रोह का कोई संगठन नहीं था और इस विद्रोह के समय हिंदू और मुसलमानों में परस्पर मतभेद भी थे, इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहना उचित नहीं है। फिर कुछ विद्वानों ने इसे सामंत वर्ग का विद्रोह कहा है, क्योंकि इस विद्रोह का नेतृत्व राजा और तालुकेदारों ने किया था और उनका उद्देश्य पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करना था, परंतु इस विचार को भी आंशिक रूप से सत्य माना गया है। फिर एक प्रमुख मत, यानी इसके बारे में यदि हम डिटेल में देखें तो दो प्रमुख मत हैं, एक सैनिक विद्रोह के बारे में और दूसरा आता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। सर्वप्रथम विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक महान विद्रोह में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। डिज़रायली ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से संबोधित किया है, किंतु इस विद्रोह के स्वरूप का अध्ययन करने के लिए, इतिहास लेखन करने के लिए भारत सरकार द्वारा दो प्रमुख व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। पहले डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, जिन्होंने मतभेद होने के पश्चात इतिहास लेखन से अलग हो गए थे तथा उन्होंने अपनी विद्या भवन से, भारतीय विद्या भवन से एक नई पुस्तक प्रकाशित की थी, ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड द इंडियन रेनेसां, वॉल्यूम 9। उसमें इसके विद्रोह को स्पष्ट किया है। और जो सरकारी इतिहासकार थे वो थे डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन। तो छात्र जब इसके स्वरूप का अध्ययन करेंगे तो इन दो के विचारों के बारे में अवश्य ध्यान में रखेंगे, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन। और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का जो कथन है वो बहुत प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि यह जो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनके अनुसार यह विद्रोह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वरूप में रहा। पंजाब और मध्य प्रदेश में यह सैनिक विद्रोह था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भागों में इसने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। महाराष्ट्र व राजस्थान ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जनता ने प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में भाग नहीं लिया, किंतु उनकी जो सहानुभूति थी वो विद्रोहियों के साथ थी। दूसरी तरफ जो सरकारी इतिहासकार हैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन या एस.एन. सेन, उन्होंने अपनी पुस्तक 1857 यानी 1857 में तर्क दिया है कि जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। उनके अनुसार
1857 का जो विद्रोह था उसे राष्ट्रीय संग्राम की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो भारत की राष्ट्रीयता की भावना थी वो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे थी, भ्रूण अवस्था में थी। भारत केवल एक भौगोलिक कथन था, लेकिन उनके अनुसार इसे केवल सैनिक विद्रोह तक सीमित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन का मत है कि यह राष्ट्रीय भावना से रहित भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इसके बारे में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। एलपी शर्मा ने इसके बारे में कहा है कि यह विद्रोह सैनिकों के अचानक विद्रोह करने के पश्चात केवल स्वार्थ और व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा के लिए ही जारी रखा गया था। और यदि इसको कंक्लूड करना चाहें तो प्रोफेसर विपिन चंद्रा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो विदेशी सत्ता को पुराने ढंग से यानी हिंसात्मक ढंग से हटाने की आखिरी लड़ाई थी। इसे विद्रोह भी कह सकते हैं और आज़ादी की लड़ाई भी। इस विद्रोह से खास बात यह थी कि भारतीय जनता ने इससे बहुत प्रेरणा ली और आगामी ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए उन्हें इससे प्रेरणा मिलती रही। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कौन?